इस चैप्टर में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पढ़ना है आपको डीएनए के बारे में। ठीक है, आरएनए तो इसका छोटा भाई है, मेन तो डीएनए। मेनली आपको इस चैप्टर में डीएनए के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, डीएनए है क्या, तो आपको बताया जाएगा। डीएनए कई जगह आपने पढ़ा है, आपको मैं आज बताऊंगा कि जो डीएनए होगा वो बच्चा अल्टीमेटली एक स्मॉल पार्ट से बना होगा, छोटे टुकड़े से बना होगा, जिसका नाम होगा न्यूक्लियोटाइड। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। पूरा मत बोलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, चलो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। अब नीलेश कुमार शर्मा नाम है तो हम लोग सिंपल नीलेश बोल करके काम चला सकते हो। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्ट, इट्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। एंड ये जो न्यूक्लियोटाइड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ द थ्री पार्ट्स। वन इज द शुगर, वन इज द फॉस्फेट, और वन इज द नाइट्रोजनस बेस। ये मैंने पिछले क्लास में सभी को बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आप शुगर की बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये शुगर कौन सा है, कितने कार्बन कंटेनिंग है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितने कार्बन कंटेनिंग शुगर है, तो आप बोलिएगा 5 कार्बन है, इसलिए हम इसे पेंटोज शुगर कहेंगे। क्योंकि इसमें जो शुगर है वो 5 कार्बन का है, तो पेंटोज शुगर कहेंगे। पेंटोज कई तरह के होते हैं, पेंटोज कई तरह के होते हैं, लेकिन यहां पेंटोज वाला जो शुगर है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस, इसलिए इसका नाम पड़ा डीएनए। हाँ, बहुत अच्छे से आपको बताया था। और आरएनए में राइबोस शुगर होगा। आरएनए में केवल कौन सा शुगर होगा, राइबोस। डी का मतलब, डी मतलब हटना, डी का मतलब विदाउट। ऑक्सीजन को हटा दीजिए तो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस, अगर ऑक्सीजन को इंटैक्ट रखिएगा तो बनेगा राइबोस। ठीक है। सेकेंड, आप सभी को बोला था कि डीएनए पे जब चार्ज की बात करेंगे तो निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसमें फॉस्फेट आयन होता है, PO4-3 होते। और जो नाइट्रोजिनस बेस है, जो नाइट्रोजिनस बेस है वो दो तरह के पाए जाते हैं। वो या तो सिंगल रिंग वाले होंगे, एक रिंग से बना होगा तो इसे पिरिमिडीन कहेंगे। और अगर ये दो रिंग से बना होगा, दो रिंग वाले होंगे, तो इसे हम लोग प्यूरिन कहेंगे। सभी को बहुत क्लियर है, ये सिंगल रिंग वाला होगा तो पिरिमिडीन कहेंगे, और दो रिंग वाला होगा तो प्यूरिन कहेंगे। ठीक है। डीएनए में आपको याद रखना है कि जो प्यूरिन है उसके दो डेरिवेटिव है, दो तरह के फॉर्म है। प्यूरिन के दो टाइप्स है, एक को आप कहिएगा एडेनिन और एक को आप कहिएगा गुआनिन। जब आरएनए की बात करेंगे तो वहां भी एडेनिन होगा, वहां भी गुआनिन होगा। लेकिन जब पिरिमिडीन की बात करेंगे तो वो दो तरह का होगा, एक का नाम साइटोसिन और एक का नाम थाइमिन। मैंने पिछले क्लास में बहुत क्लियर बताया था, अगर डीएनए को आप आरएनए से कंपैरिजन करते हैं, डीएनए को आरएनए से कंपैरिजन करते हैं, दो जगह आपको याद रखना है, दो पॉइंट तो याद रखना है, एग्जाम में बोर्ड में भी आएगा। पहला आपको याद रखना है, जो डीएनए में थाइमीन होगा और आरएनए में उसके जगह यूरासिल आएगा। आरएनए में थाइमीन के जगह यूरासिल नाम का पिरिमिडीन आएगा, पहला डिफरेंस। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगा और आरएनए में राइबोज शुगर होगा, इसलिए तो नाम पड़ा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो डिफरेंस तो बहुत काम का है। जब मैं डीएनए का आज डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, कि शायद वहां समझ में ना आया हो, तो डीएनए को मैं लिखूंगा कि इट इज अ डबल स्टैंडर्ड, दो धागे से। कितने धागे, दो धागे, डबल स्टैंडर्ड है। जब आप आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो वो एक स्टैंड का होगा, एक धागे से बना होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। और डीएनए दो धागे से बना होगा। तो आज हम लोग डीएनए के और डिटेल में जाएंगे। तो डीएनए का पहला फीचर होगा दो धागे से है, तो इसे हम लोग डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहेंगे। और ये जो दो धागा है, जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो ये दोनों धागा एंटी पैरेलल मिलेगा। आज मैं समझाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा कि जो डीएनए का दोनों धागा है वो एंटी पैरेलल है। ये सर क्या होता है एंटी पैरेलल, समझ में नहीं आया, बताऊंगा भी थोड़ी देर बाद।
एंटी पैरेलल कहने का मतलब कि दो जो आपके धागे, एक रेड वाला जो धागा है उसकी कोई पोलैरिटी है, आज क्लियर करूंगा, वो पोलैरिटी है 5' to 3', और डीएनए का जो दूसरा धागा है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है ना, दो धागे है ना, तो दूसरा धागा है वो 3' to 5' है। तो डीएनए के दो धागे हैं, दोनों अपोजिट पोलैरिटी है, एक 5 to 3 है और एक 3 to 5 है, अलग अलग पोलैरिटी, इसलिए इसे कहते हैं एंटी पैरेलल। अगर दोनों देखिए ये 5 to 3 हो जाता और दूसरा भी 5 to 3 होता, दोनों 5 to 3 होते, तो इसे हम लोग कहते पैरेलल नेचर का है। लेकिन डीएनए में दोनों धागे कैसे हैं, वो दोनों धागे की पोलैरिटी अब देखिएगा तो अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए इसे कहते हैं एंटी पैरेलल। तीसरा आप पढ़िएगा, डीएनए डबल हेलिक्स है। बोले सर हेलिक्स मतलब वो लंबा इस तरह का नहीं है, वो बेटा क्वाइल्ड फॉर्म में घूम रहा है, क्वाइलिंग कर रहा है। डीएनए बेटा इस तरह का होता है, आप ऐसे नहीं, डीएनए कभी आपने डीएनए को ऐसे नहीं देखते, डीएनए को ऐसे नहीं देखते, लंबा नहीं है डीएनए ऐसे, डीएनए क्वाइल्ड फॉर्म में, इसलिए आप समझते हो डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जिसने दिया, दे गॉट द नोबेल प्राइज। वाटसन एंड क्रिक के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। हेलिक्स मतलब घुमा हुआ, क्वाइल फॉर्म में। लोहे की सीढ़ी बेटा लंबा है, लैडर, डीएनए लैडर की तरह है। लेकिन कभी तुमने लोहे की सीढ़ी घुमा हुआ देखा है? कभी मार्केट वगैरह में देखो, बाहर से सीढ़ी लगेगी, लोहे वाली सीढ़ी बेटा घूमते होगा, कहीं छपरा में, भाई बेगूसराय में देखना तो याद करना, अरे ये तो डीएनए है, डीएनए के तरह बेटा ये क्वाइल्ड फॉर्म में, और लोहे की लंबी सीढ़ी नहीं है, ये क्वाइल्ड फॉर्म में, इसलिए इसे कहते हैं हेलिक्स, याद रखिएगा। और जिसने ये बताया था उसे बेटा नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन बच्चे एक चीज कंफ्यूज होते, सर डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया? इन्होंने डीएनए को डिस्कवर नहीं किया। डीएनए कैसा दिखता है, डीएनए तो बहुत पहले डिस्कवर्ड हो चुका है, डीएनए बहुत पहले डिस्कवर्ड हो चुका है। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, वाटसन एंड क्रिक ने, एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज। वाटसन एंड क्रिक ने ये हेलिक्स का मॉडल दिया था ना। डीएनए तो बहुत पहले 1869 में ही डिस्कवर्ड हो चुका है, जो इस साल नीट के पेपर में आया है। इस साल नीट में 2 बार पेपर हुए। जो सेकंड बार में जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डीएनए है उसके किसने ढूंढा था, किसने सबसे पहली बार देखा? तो आपके एनसीईआरटी में उस साइंटिस्ट का नाम भी है और वहीं से चैप्टर स्टार्ट भी होता है। अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बेटा जो भी एनसीईआरटी में साइंटिस्ट है तुम्हारे एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट। आपका एनसीईआरटी का हर साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम लिखा है बेटा फ्रेडरिक मिशर, अगर आपको भरोसा नहीं है देख लो एनसीईआरटी, फ्रेडरिक मिशर ने देखा था ना, पस सेल से, वहां से देखा कि न्यूक्लियस के अंदर में कुछ ना क्या है भाई, कुछ सब्सटेंस है, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहली बार डीएनए को देखा या न्यूक्लिक एसिड को देखा, उसका नाम दिया न्यूक्लिन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया गया था। न्यूक्लियस तो बहुत पहले डिस्कवर्ड हो चुका था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अल्टमैन, उन्होंने बोला अरे ये तो एसिडिक सब्सटेंस है, जो न्यूक्लिन बोल रहे हो ये तो एसिडिक नेचर का है। तो अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने इस न्यूक्लिन का नाम कर दिया न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बहुत पहले डिस्कवर्ड हो चुका है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आता है हु डिस्कवर्ड द डीएनए, बहुत सारे बच्चे करके आते हैं, कौन? आंसर इज द वाटसन एंड क्रिक। गलत आंसर है। वाटसन एंड क्रिक ने बताया बेटा डीएनए मैं दिखता कैसा हूं, मैं तो बेटा पैदा पहले हो चुका हूं, लेकिन मैं दिखता कैसा हूं, चेहरा कैसा है, ये तो बेटा तुम बाद में सीखे ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। बोले ठीक है सर। फिर डीएनए में मैं बताऊंगा कि दोनों स्टैंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। एनसीईआरटी का एक वर्ड आएगा कि डीएनए में जो दो स्टैंड है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। बोले ये क्या मतलब है? यानी उसका सिंपल मीनिंग है कि जो डीएनए का एक स्टैंड है
बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से एक स्टैंड बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बने, आज सिखाऊंगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए का दूसरा स्टैंड बना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के। तो डीएनए में कितने स्टैंड हो गए? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन हो गया। अब पहले वाले चेन में अगर एक प्यूरीन है तो सामने में एक पिरिमिडीन ही आएगा। यही है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है एक स्टैंड पे अगर कोई प्यूरीन है तो दूसरे स्टैंड पे फिक्स है कि पिरिमिडीन आएगा। पहले स्टैंड पे अगर पिरिमिडीन है तो दूसरे स्टैंड पे प्यूरीन आएगा। यानी पहले स्टैंड पे अगर प्यूरीन लिखा है तो सामने वाले स्टैंड पे पिरिमिडीन ही होगा ना। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक स्टैंड पे प्यूरीन और सामने स्टैंड पे भी कोई प्यूरीन आ जाए। ऐसा डीएनए में बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा कभी नहीं दिखेगा पूरे डीएनए में। एक स्टैंड पे पिरिमिडीन तो दूसरे स्टैंड पे भी पिरिमिडीन, ऐसा कभी भी डीएनए में नहीं दिखेगा। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है कि जब आप डीएनए बनाते हो तो डीएनए का क्या डायमीटर, यानी डीएनए का डायमीटर कुछ तो होगा, कुछ तो मोटापा होगा ना, कुछ तो चौड़ाई होगी। डायमीटर क्या कांस्टेंट होगा या कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, क्या होगा? आपका आंसर सिंपल होगा कि डीएनए को कहीं से भी आप देखो, हर जगह उसका डायमीटर, थिकनेस, मोटापा एक समान होगा। ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले सर क्यों, रीजन बता सकते हो? एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डीएनए एक समान मोटापा दिखेगा, एक समान थिकनेस दिखेगा। बोले सर क्यों? उसका रीजन सिंपल है कि डीएनए के एक स्टैंड पे अगर प्यूरीन है तो दूसरे स्टैंड पे पिरिमिडीन ही है। बोले सर इससे क्या होगा? अगर एक स्टैंड पे प्यूरीन है और आपको बताया गया है कि प्यूरीन जब भी होगा तो वो 2 रिंग का होता है, अगर आपने थोड़ा ध्यान से पिछली क्लास को किया होगा। अगर एक स्टैंड पे प्यूरीन है तो दूसरे स्टैंड पे पिरिमिडीन ही होगा, और पिरिमिडीन एक रिंग का होता है। तो अब बताइए डीएनए के अंदर कितने रिंग फिट हुए? प्यूरीन के साइड से 2 रिंग आए, पिरिमिडीन के साथ से 1 रिंग आए, 3 रिंग। अगर डीएनए में दोनों तरफ प्यूरीन ही होता, दोनों तरफ प्यूरीन होता, प्यूरीन और इधर भी आ जाते प्यूरीन, तो कितने रिंग हो जाते? 4 रिंग। तो डीएनए थोड़ा मोटा हो जाता। अगर डीएनए में एक पिरिमिडीन होता और दूसरे स्टैंड पे भी पिरिमिडीन होता तो क्या होते? 2 ही रिंग होते, थोड़ा पतला हो जाता। इसलिए डिसाइड किया गया, अरे डीएनए का यूनिफॉर्म लेंथ रखना है, तो जहां पर 2 रिंग वाले हो, प्यूरिन हो, तो सामने में पिरिमिडीन है। जहां पर पिरिमिडीन हो 1 रिंग वाला तो सामने में प्यूरिन आएगा। तभी तो 3 ही रिंग हर जगह डीएनए में दिखेंगे। तो यूनिफॉर्म लेंथ का, थिकनेस का दिखेगा, डायमीटर यूनिफॉर्म होंगे। कहीं पे 2 प्यूरिन हुआ 4 हो जाते तो मोटा, कहीं पे 2 रिंग हो जाते तो वो पतला हो जाता। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है इस डीएनए को। आज जो मैं पढ़ाऊंगा तो 4 वर्ड्स को आपको याद रखना है। डीएनए में आपको नीट के एग्जाम में यही 4 वर्ड से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड यानी 2 धागे से बना, ये तो बड़ा आसान है। डीएनए 2 धागे से बना है, पहला। और डीएनए बेटा कोई कैसा है? वो बेटा हेलिकल फॉर्म में, वो रोटेट कर रहा है। यहां पर दिखाना मुश्किल है ना, तो लोहे वाली सीढ़ी मार्केट में देखना जो घूम करके, या आपके घर वर में, पुराने घर में बना होगा, उसी की तरह होता है हेलिकल फॉर्म में। तीसरा एंटी पैरल, एक स्टैंड 5-2-3 व्हाइट वाला, तो दूसरा स्टैंड 3-2-5 एंटी पैरल। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, यानी कि एक स्टैंड पे प्यूरीन तो दूसरे पे पिरिमिडीन होगा ना। तो ये जो वर्ड्स वो आपको बहुत ध्यान से सीखना है। बोले ठीक है सर। अब हम लोग डीएनए के और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना कि डीएनए में तो सर न्यूक्लियोटाइड से बना है, हाँ एकदम बना है न्यूक्लियोटाइड से। अब जो भी मैंने आज बताया इसी को अब डिटेल करते हैं, ठीक है।
मैं बार बार बोलता हूं, ये चैप्टर जिसका अच्छा होगा उसे बेटा बायोटेक में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बुक भी पढ़ लोगे तो 100% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ये अगर चैप्टर नहीं हुआ तो मैं चैलेंज करता हूं, तुम कितना भी बायोटेक में सर फोड़ लो, कितना भी पढ़ लो, 100% बायोटेक तुम्हें जीरो आता है। रट्टा मार लो, पास कर जाओ, वो अलग चीज होता है, रट करके पास कर जाना अलग चीज है। लेकिन बेटा जब नीट के क्वेश्चंस आएंगे या बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बायोटेक के, तो नहीं बनेंगे, क्योंकि तुमने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो मैंने बोला कि डीएनए इज मेड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए इट इज अ पॉलीमर, उसका जो स्मॉलर पार्ट है इसका नाम न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ द 3 पार्ट्स। ठीक बताया, वन इज द शुगर 5 कार्बन का, एक तरफ से जुटा होगा नाइट्रोजनस बेस, दोनों मिल करके शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल करके यहां से यहां बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इससे अब जुड़ जाएगा एक फॉस्फेट, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। कभी कभी नीट के एग्जाम में इतना क्वेश्चन आसान भी पूछा गया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस यहां तक है न्यूक्लियोसाइड और यहां तक है न्यूक्लियोटाइड, तो किस चीज का डिफरेंस है? फॉस्फेट का। ठीक है सर, फिगर के फॉर्म में करना है, चलो फिगर की फॉर्म में करेंगे, पिछले क्लास में भी देखा था। तो मैंने एकदम सिंपल भाषा, ज्यादा डिफिकल्ट करना नहीं, मैंने आपको सिंपल सा लैंग्वेज में बताया था कि ये मान लीजिए कि ये आपका शुगर है 5 कार्बन का, थोड़ा अच्छे से बना दे कि कोई आपको टेंशन नहीं। पांचों कार्बन लिखना पहले सीखिए, ये कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2 होगा, कार्बन नंबर 3 होंगे, कार्बन नंबर 4 होगा, और ये होंगे कार्बन नंबर 5। ठीक, अब आराम से इस पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, OH है, इधर H है, ये हमें राइबोस या डिऑक्सी राइबोस बनाना, तुम्हें पहचानना है। कई बार आपको ऐसा फिगर दे देगा, पूछेगा ये बताइए ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का या आरएनए का, बोले बहुत आसान है। कार्बन नंबर 2 पे अगर यहां पास H केवल है तो ये डिऑक्सी राइबोस शुगर है, यानी ये डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहां पर OH डाल देते यानी ये आरएनए वाला राइबोस शुगर है, यानी वो आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आपको क्लियर, थर्ड H and the OH and the fourth this is the H or this is the CH2OH। ठीक है, क्लियरिटी है, इट इज अ राइबोस शुगर। अब राइबोस शुगर पहला कार्बन, ध्यान से सुनना, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में भी क्या है? कार्बन है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो यहां के कार्बन को डैश वर्ड यूज करते हैं। यही डैश बेटा बाद में बहुत फेमस हो जाएगा, 5 डैश टू 3 डैश, 3 डैश टू 5 डैश, बाद में बहुत फेमिलियर वर्ड आएंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब जो राइबोस शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन बाइंड करेगा नाइट्रोजनस बेस से, तो मैंने एक नाइट्रोजनस बेस बनाया, मान लो मैंने एडेनिन बनाया। एडेनिन आपको आता है बनाना, अगर आपने ध्यान पूर्वक पहले पढ़ा है तो आपको एडेनिन बनाना मैंने सिखाया है। 2 रिंग के होते हैं, बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, NCN। ठीक है, आपको नेमिंग वगैरह भी बता रखा है, फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम है आज भी तो चलो सीख लो वापस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एडेनिन बनाने के लिए आपको पहले प्यूरिन बनाना, मैंने प्यूरिन बनाना, और इसके 6 पोजीशन पे, इसके 6 पोजीशन पे मैंने एमाइन ग्रुप डाल दिया, ये बन गए एडेनिन। 1 मिनट, ठीक है, NH2 डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सी कहानी, शुगर का पहला कार्बन, शुगर का पहला कार्बन उसका OH और नाइट्रोजनस बेस का 9th कार्बन उसका हाइड्रोजन आपस में बाइंड करेगा, आपस में बाइंड करेंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा।
वापस से सुनिए, शुगर का पहला कार्बन उसका OH और नाइट्रोजिनस बेस का 9th कार्बन अगर वो प्यूरीन है तो सर पिरिमिडीन में तो 9th कार्बन होता ही नहीं है। तो अगर पिरिमिडीन रहेगा तो नाइट्रोजन नंबर 1 से हाइड्रोजन और शुगर का OH बाइंड करके एक बॉन्ड बनाएगा जिसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर यहां पास प्यूरीन नहीं होता, पिरिमिडीन होता, तो पिरिमिडीन में तो 9 होती ही नहीं, 9 मेंबर तो है नहीं, तो आंसर होता उसका फर्स्ट जो नाइट्रोजन है, पोजीशन नंबर 1 पे जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन निकल जाता। चलो अभी बना के दिखा दूं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बोले ठीक है सर, हो गया। अब ध्यान से, अब कार्बन नंबर 5 की तरफ फोकस करो। यहां पास लिखा है फॉस्फेट, P डबल बॉन्ड OH और OH, ये फॉस्फोरिक एसिड लिख दिया। क्या करना है भाई, तो यहां से आप ले लो H, यहां से ले लीजिए OH, यहां से वाटर रिलीज करा दीजिए, यहां से वाटर रिलीज करा दीजिए। अब क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, शुगर का 5वां कार्बन फॉस्फेट से जाके जुड़ गया। तो जब भी शुगर का कौन सा लिया है भाई, शुगर यानी OH ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप, और फॉस्फोरिक एसिड वो एसिड है, तो अल्कोहल और एसिड बाइंड करेगा, वाटर निकलेगा, और दोनों के बीच बॉन्डिंग जो होगा वो एस्टर बॉन्ड कहलाएगा। क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एसिड और अल्कोहल जब बॉन्ड बनाता है तो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहां फॉस्फोरिक एसिड है तो इसे हम लोग कहेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते, सर फॉस्फो डाइस्टर होता है, नहीं, अभी दिमाग में क्लैरिटी रखिए, डाई स्टर आएगा मैं कहूंगा। यहां पर एक बार स्टर बॉन्ड बना है तो फॉस्फो स्टर बॉन्ड कहिए ना, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे। जब 2 बार स्टर बॉन्ड बनेगा तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। अभी एक ही बार बना है तो क्यों कंफ्यूज हो रहे। बोले ठीक है सर, यानी ये बॉन्ड आपको याद रखना है, फॉस्फो स्टर बॉन्ड कार्बन नंबर 5 से जुटा है और कार्बन नंबर 1 से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड तैयार है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड तैयार है, ठीक। लेकिन सर मुझे तो डीएनए बनाना है, और सर डीएनए में तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हमने तो पढ़ा है सर डीएनए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉली का मतलब ज्यादा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। सर आपने तो एक ही बनाया, आपने एक ही बॉगी बनाई सर, यहां पर तो अभी हजारों लाखों बॉगी जुड़ना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो चलो हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने का प्रोसेस को देखना है। तो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा और फॉस्फोएस्टर और डाइस्टर को अभी समझिए। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, यहां तक तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। चलिए यहां देखिए, अब वापस से एक मैं शुगर बनाता हूं, इस बार ध्यान से देखिएगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और दिस इज द कार्बन 5। बोले हाँ सर, ठीक। नेमिंग कर देते हैं भाई, OH H H एंड H, डीएनए का बना रहे हो, H एंड OH, H एंड CH2OH, ठीक। तो इस बार आपको सिखा तो दिया ही मैंने, वापस से टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहां पर सिंपल सा मैंने नाइट्रोजनस बेस बना दिया, लेकिन इस बार पिरिमिडीन बनाता हूं। जैसे कि इस बार मैं बनाता हूं बच्चों लोग कौन, चलो थाइमीन बनाते। तो थाइमीन तो पिरिमिडीन है, तो यहां पर से कैसे बनेगा, N 1 मिनट, यहां पास थोड़ा सा ठीक करते हैं, जगह की कमी है। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, पिरिमिडीन में नेमिंग का तरीका अलग होता है। आपको नेमिंग स्टार्ट करना पड़ेगा यहां से, 1 2 3 4 5 एंड 6,
अगर पिछले क्लास में कंसंट्रेट किया होगा। बोले हाँ सर, क्योंकि यहां मैंने बताया था क्लॉकवाइज होता है। और नाइट्रोजन नंबर 1 का हाइड्रोजन देख लीजिए। अब कहानी को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझिए। अगर पिरिमिडीन है तो उसका नाइट्रोजन नंबर 1 और शुगर का OH बाइंड करेगा, वाटर निकल जाएंगे। अगर वो प्यूरिन रहता तो नाइट्रोजन नंबर 9 से बाइंड करता। अगर ये पिरिमिडीन है तो ये बच्चा नाइट्रोजन नंबर 1 से बाइंड कर रहा है। अगर वो प्यूरिन रहता तो ये नाइट्रोजन नंबर 9 से बाइंड करता। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो सभी नहीं बताते। तो आप बेटा थोड़ा डिटेल से पढ़िए कि दिमाग में क्लैरिटी बने। ठीक है सर, फॉस्फेट वाला तो तुम्हें बनाना आता है, इसमें कोई झंझट तो है नहीं। P डबल बॉन्ड OH OH एंड द OH। ठीक है, अब वाटर बना के निकाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा ये बताओ ना। न्यूक्लियोटाइड तो आपने कई बार बता दिया। चलो अब हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं और इसको क्लियरिफाई कर दूं कि तुम्हें कोई भी कहीं पर कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं एकदम क्लैरिटी रख रहा हूं अपने बताने में। और ये बेटा बॉन्ड भी बनाते हुए तुम्हें दिखा दिया है। इधर भी सेम कहानी कर देता हूं कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए ठीक, ठीक सर, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। चलो ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो सबसे पहले एक वापस से आपको शुगर बनाना होगा। देखिए एक शुगर बनाना होगा। शुगर आपने बनाया, बोले ठीक, ठीक है। शुगर में नेमिंग कर दीजिए। कार्बन नंबर 1 थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा हमें बॉन्ड अच्छे से देखना है ना। चलो यहां पर बनाते हैं। ये आपका शुगर है, कितने कार्बन का? 1 2 3 4, दिस इज द 5। ध्यान से, ठीक है। कार्बन 1 से इट इज द OH, इट इज द H, इट इज द H, इट इज द H, ये OH और दिस इज द H और CH2OH। चलो अब ध्यान से सीखो। एक तरफ हम लोग लिख देंगे दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। तो आपको बता दिया बच्चा कैसे जुड़ता है, तो इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। डायरेक्टली चलो मैं एक पिरिमिडीन बना देता हूं। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, प्यूरिन बनाते हैं। तो आपको एक और क्लियरिटी बताऊंगा, नया चीज बताऊंगा। ठीक है, अगर पिरिमिडीन है तो जो बॉन्डिंग होगा वो बच्चा किनके बीच होगा? नाइट्रोजन नंबर 9 से, जो मैंने पहले भी बोला है। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया, अगर प्यूरिन है तो नाइट्रोजन नंबर 9, और पिरिमिडीन है तो नाइट्रोजन नंबर 1। बोलो ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड तैयार करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड तैयार करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड बना दीजिए। फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड O, दिस इज द OH, दिस इज द OH, दिस इज द OH। क्या मैंने बोला था? आपको बनाना है शुगर का 5वां कार्बन फॉस्फेट से बाइंड करेगा, देख लीजिए, और ये बन गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। डन, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। फिर भी कंफ्यूजन ना हो, फिर भी कंफ्यूजन ना हो, तो यहां पास से भी क्लियरिटी और लेते आते हैं। यहां पर बॉन्ड को आप अच्छे से सीख लीजिए। यहां से बॉन्ड बन चुका है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ध्यान से सुनिएगा, बोल ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड है। अब देखिए, पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 को फोकस कीजिए। पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 को फोकस कीजिए। पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 को फोकस कीजिए। थर्ड पोजीशन पे OH फ्री है। थर्ड पोजीशन पे बच्चा देखिए OH फ्री है। बोले हाँ फ्री है। इस OH को, इस OH को वापस से, इस OH को वापस से एक एस्टर बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। फॉस्फोरिक एसिड
और शुगर का फिर से बॉन्डिंग। तो ये फॉस्फोरिक एसिड कितने बार स्टर बॉन्ड बनाया? फॉस्फोरिक एसिड में 3 OH है, एक OH से तो इधर जुटा फॉस्फो एस्टर एक, फिर से इधर एक बॉन्ड बनाया, तो 2 बार स्टर बॉन्ड बनाया, इसलिए इसे नाम पड़ेगा फॉस्फोडाई एस्टर। ध्यान से देखिए, एकदम क्लियरिटी रखिए दिमाग में। पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, ठीक है, पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये बच्चा लोग जुड़ गया, ये जुड़ गया। कौन सा बॉन्ड हुआ? ये भी स्टर बॉन्ड, ये भी स्टर बॉन्ड। तो इस फॉस्फोरिक एसिड ने कितने बार स्टर बॉन्ड बनाया? देखो ये फॉस्फोरिक एसिड है, 2 बार स्टर बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, एक बार यहां एक बार यहां, इसलिए अब पड़ेगा फॉस्फोडाई स्टर बॉन्ड। जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तब बनेगा बीच में फॉस्फोडाई स्टर बॉन्ड। तो मेरे में से क्लैरिटी है, अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ चुका है। और इसी को मैं सिंपल से फॉर्म में यहां पास आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं आसान से भाषा में, कि आपके अंदर क्लैरिटी, देखो दिमाग में जितना ज्यादा क्लैरिटी रहेगा बाद में काम आएगा। ये मैंने शुगर बनाया, ये मैंने शुगर बनाया, ये मैंने शुगर बनाया, सिंपल भाषा में बोले हाँ सर। उसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ गए, मान ले बेटा यहाँ एडेनिन जुड़ गया, कुछ भी जोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। डीएनए बना रहे हो तो यूरासिल मत जोड़ दे। यहां सर गुआनिन बनाना है, बना दो बेटा, क्या दिक्कत है, बना दो। थाइमीन बनाना है, एकदम बनाओ ना, मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं। चलिए, अब 5वें कार्बन से जुड़ गया सर फॉस्फेट, एकदम जोड़ो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फॉस्फेट ने कितने बार स्टर बॉन्ड बनाया? एक बार, फॉस्फो स्टर बॉन्ड। चलिए, इस न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड ने कितने बार स्टर बॉन्ड बनाया? एक बार, फॉस्फो स्टर बॉन्ड। यहां देखिए, यहां भी एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया आपने, 3 न्यूक्लियोटाइड तैयार कर दिया, ठीक है, अपने 3 न्यूक्लियोटाइड तैयार कर दिया। बोले हाँ सर ठीक है। अब क्या मैंने बताया था, पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन उसका OH और फॉस्फोरिक एसिड से जाके बाइंड कर जाएगा। अब बताइए, इस फॉस्फोरिक एसिड ने इधर भी स्टर बॉन्ड तैयार किया, इधर भी स्टर बॉन्ड तैयार किया, तो अब इस फॉस्फोरिक एसिड ने कितने बार स्टर बॉन्ड बनाए? बोले सर 2 बार बनाया, एक रेड वाला एक व्हाइट वाला, इसलिए इस बॉन्डिंग को कहेंगे फॉस्फोडाई स्टर बॉन्ड। आ गया समझ में? वापस से सीखिए, ठीक है। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का फ्री कौन है? थर्ड कार्बन पे OH फ्री है, फॉस्फोरिक एसिड का भी एसिडिक ग्रुप फ्री है, दोनों बाइंड करेगा और बनेंगे फॉस्फो स्टर बॉन्ड। तो इसने 2 बार स्टर बॉन्ड तैयार किया, फॉस्फो डाइस्टर। अब ध्यान से सुनना, कभी भी ये देखिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बना दिया, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, अब हजारों न्यूक्लियोटाइड जोड़, अभी तो 3 जोड़ा है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड में देखो, जो पहला न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है, पहले न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है, 5वां कार्बन पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, फ्री है, किसी से जुड़ा नहीं है, तो फ्री फॉस्फेट 5वें कार्बन पे है, तो इसे हम लोग कहेंगे 5'। अब सबसे लास्ट में देखो, लास्ट न्यूक्लियोटाइड को देखो, उसके थर्ड कार्बन पे OH फ्री है, थर्ड कार्बन पे OH फ्री है, तो इसे हम लोग कहेंगे 3'। तो हमेशा ये पोलैरिटी वापस से सीखिए। पहला न्यूक्लियोटाइड के शुगर देखिए, उसके 5th कार्बन को देखिए, उस पे फॉस्फेट फ्री है, तो ये कहलाएगा 5' या 5'। जो सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, उसके थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है, इसे कहेंगे 3' या 3'। तो यही वर्ड हमेशा आपको याद रखना है। अब नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, तो लास्ट वाले का 3' पे OH है और नया वाला न्यूक्लियोटाइड का 5' जुड़ गया, जुड़ गया, तो लास्ट में क्या फिर से फ्री रह जाएगा? 3'। फिर से उससे जुड़ना है नया न्यूक्लियोटाइड, 5' आके जुड़ जाएगा।
इसलिए जब भी डीएनए बनेगा तो 5' ही बनेगा। जब भी नया डीएनए बनेगा तो याद कीजिए ना 5' ही बन सकता है। कुछ बच्चों ने मुझसे ये चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो मैंने बताया होगा डीएनए में एक वर्ड पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए अपना कॉपी बनाता है, रेप्लिकेशन। तो कैसा होता है बेटा रेप्लिकेशन का प्रोसेस? 5'2'3'। सर क्यों? आपको मैं पढ़ाऊंगा डीएनए से आरएनए बनता है 5'2'3'। सर क्यों बनता है आरएनए भी 5'2'3"? क्योंकि रूल है। अब नया डीएनए कैसे बना सकते हो? आपके पास में डीएनए में 100 न्यूक्लियोटाइड है, तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड का 3' फ्री है, उसमें बेटा 5' जाके जुड़ जाएगा। तो जो नया न्यूक्लियोटाइड जुटा उसका कौन सा फ्री हो गया? 3' फ्री हो गया। फिर उससे जाके 5' जुड़ जाएगा, तो कौन सा फ्री हो गया? 3'। तो ऊपर में 5' रहेगा, नीचे में 3' रहेगा। इसलिए हमेशा 5'2'3" के तरफ ही नया डीएनए बनता है। तो एकदम आप अपने दिमाग में क्लियरिटी को सेट कर लो कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है? तो बॉन्ड वगैरह ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एकदम क्लियर होना चाहिए। यहां पर मैंने क्या बोला, ये देखिए, ये आपका सिंपल सा ये शुगर था। एक शुगर बनाया, एक और शुगर बना दिया, एक और शुगर बना दिया, ऐसे आप शुगर बनाते जा। ठीक है? थोड़ा और हम लोग ज्यादा फॉर्म में देखें तो और क्लियर बनाते हैं। पहला शुगर, दूसरा शुगर, क्योंकि एनसीईआरटी में ये फिगर है और एग्जाम में आया तो आपको बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम में बताने का तो मैं ट्रिक बता दूंगा। ये शुगर आपने 4 बना दी, आपको पोजीशन मालूम है। फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाएगा नाइट्रोजनस बेस, मान लें यहां पर जुड़ गया एडेनिन। ठीक, मान लें यहां पर से जुड़ गया गुआनिन, मान लें यहां पर से जुड़ गया साइटोसिन, और मान लें यहां पर से जुड़ गया थाइमिन। ठीक, अब एक तरफ कार्बन की कौन जुटा है? यहां पर से जुटा है फॉस्फेट। इधर से क्या जुटा है? फॉस्फेट। यहां से क्या जुटा है? फॉस्फेट। क्या जुटा है? फॉस्फेट। ठीक, अब सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? एकदम सिंपल है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ गए, तो पहले न्यूक्लियोटाइड का 3' उसका OH यहां से जाके बाइंड करेगा, यहां से जाके बाइंड करेगा फॉस्फोडाइस्टर। अब समझ में आया? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे, तो एकदम बॉन्ड पे कंसंट्रेट करो। पहला ये व्हाइट वाले को देखो, कौन सा बॉन्ड है? याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? जो पहला वाला है, कौन सा बॉन्ड है? सर ये तो बॉन्ड है सर फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड ने एक ही बार स्टर बॉन्ड बनाया, फॉस्फोइस्टर। सर ये वाला कौन है? ये फॉस्फोडाइस्टर है। ये कौन है सर? फॉस्फोडाइस्टर है। ये कौन है सर? फॉस्फोडाइस्टर। पोलैरिटी समझना है। पहला न्यूक्लियोटाइड के जो शुगर है उसे देखिए, शुगर के 5वें कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है, इसलिए इसे कहते हैं 5'। पहला न्यूक्लियोटाइड को फोकस कीजिए, उसके शुगर को देखिए, उस शुगर के 5वें कार्बन पे एक फॉस्फेट जुटा है, 5' पे एक फॉस्फेट जुटा है, इसे कहेंगे 5'। और जो सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट बेटा 1,00,000 न्यूक्लियोटाइड होगा, क्या फर्क पड़ता है? जो सबसे लास्ट होगा उसका 3rd कार्बन पे OH फ्री होगा, इसे हम लोग कहेंगे 3' पे क्या फ्री है? OH। यही बच्चा आपकी पोलैरिटी है, 5' पे फॉस्फेट और 3' पे OH। ठीक है, एकदम क्लियरिटी है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, कितने न्यूक्लियोटाइड है? 1 2 3 4। सर कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे? थोड़ा लॉजिकल सोचो, अगर 4 न्यूक्लियोटाइड है तो 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, 1 2 3 और 4। जितने आपके न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। अगर 100
न्यूक्लियोटाइड होंगे तो 100 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। बोले हाँ सर। सेकेंड क्वेश्चन, कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होंगे? तो बोले सर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो एक ही होगा ना सर, सबसे टर्मिनल पे ही तो होगा। अब तो बनेगा नहीं सर, जो सबसे टर्मिनल पे सर फॉस्फोरिक एसिड है वो एक ही बार तो एस्टर बॉन्ड बना है। फॉस्फोएस्टर बेटा एक ही होगा टर्मिनल पे, ओनली वन। अब पूछेगा फॉस्फोडाइस्टर कितने? तो बोलेंगे सर देखिए, एक ये वाला पूरा का पूरा एक, ये सर दो, और ये बेटा तीन। अगर न्यूक्लियोटाइड का नंबर 4 है तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड एक ही होगा। 1,00,000 न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फोएस्टर एक ही होगा। 1 करोड़ है, फिर भी एक ही होगा। लेकिन फॉस्फोडाइस्टर कितने होंगे सर? जितना न्यूक्लियोटाइड, यहां कितने, 1 2 3 4, तो फॉस्फोडाइस्टर कितने मिले? 3 मिले। तो फॉर्मूला बेटा दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर 100 न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फोडाइस्टर N-1 होगा। यानी कि 100 न्यूक्लियोटाइड है, उनमें से -1 कीजिए तो 99 जो होंगे वो फॉस्फोडाइस्टर होगा। सर फॉस्फोएस्टर कितना होगा? 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड है तो सर 1 करोड़ हो या 50 करोड़, पहला वाला न्यूक्लियोटाइड पे फॉस्फोरिक एसिड एक ही बार जुटा होगा एस्टर बॉन्ड से, तो आंसर होगा N1। 100 न्यूक्लियोटाइड है सर तब भी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड 1, 1 करोड़ है सर फिर भी 1 होगा। सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जितना न्यूक्लियोटाइड होगा, हर न्यूक्लियोटाइड एक बार ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। सर 100 है तो 100 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई थिंक समझ में आना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो तुम लोग थोड़ा जब जाओगे और एलियन का टेस्ट सीरीज या थोड़े और अच्छे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे तो उस पर एक न्यूमेरिकल आता है। और जो देखो ये सब बच्चा बाकी चीजें सभी को आता है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो कुछ को ही आता है जो डॉक्टर बनने वाले। बाकी बच्चा डॉक्टर तो 100 में एक ही बनने वाला है, 1000 में एक ही बनने वाले। तो उनके लिए 4-5 क्वेश्चन ऐसा तैयार किया जाता है कि बेटा तुम ही केवल बना पाओ, जो अच्छे बच्चे हैं वही बना पाए, थिंकिंग बेस्ड। बाकी बच्चा जो नहीं कर पाते उनको ऐसे रिजेक्ट करना है। अब पूछ देता है डीएनए का मॉडल किसने दिया? तुम भी बनाओगे और खराब बच्चा भी बनाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। लेकिन ये क्वेश्चन अगर दे दिया कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिले, तो बेटा जो खराब बच्चे जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, लाइटली लिया, तो वो तो बेटा ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं उनका बेटा सिलेक्शन होता है। इसलिए पहले एम्स को टफ माना जाता था। एम्स में सारे क्वेश्चन 90% जो क्वेश्चन होते थे वो लॉजिकल होते थे, वो इस तरह का क्वेश्चन को पूछते थे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। ठीक है, कि ये चलो फटाफट एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। मान लो जो पॉली डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन लिया है, 2 चेन नहीं लिया, अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इस तरह का, और इसमें बच्चा 100 न्यूक्लियोटाइड है, 100 न्यूक्लियोटाइड से बना है, 100 न्यूक्लियोटाइड है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट? हाउ मेनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट? अगर 100 न्यूक्लियोटाइड है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नंबर कितना होगा? दूसरा, हाउ मेनी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड? हाउ मेनी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? तो आपको ये फॉर्मूला एकदम 100% अगर कंठस्थ होगा, अच्छे से आता है, तो आप एग्जाम पेपर में करके आइएगा। और जिनको नहीं आता है तो बेटा इधर उधर देखेंगे, तुक्का मारेंगे और बोलेंगे सर से अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, सिली मिस्टेक हो गया। कोई सिली मिस्टेक नहीं, कोई सिली मिस्टेक नहीं होता, क्योंकि तुमने बेटा ढंग से पढ़ाई नहीं की। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की तो फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आंसर बेटा N। जितना न्यूक्लियोटाइड उतनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाउ मेनी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड? हाउ मेनी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड? तो मैंने बोला बेटा बस 1 होगा, जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा। हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर? आंसर बेटा N-1।
n-1, where n is number of nucleotide, where n is number of nucleotide। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और सभी को ये चीज समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये कहानी। चलो ठीक है, तो आंसर बच्चों ने दिया भी। ठीक है, आसान है। अब इसी को कैसे कोई बोल सकता सर डिफिकल्ट है? चलो इधर देखिए, देखो मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा टफ ही पढ़ाऊंगा, ये तो मेरा गारंटी, मैं शुरू से ऐसे ही रहा कि मेरा कोशिश ये है कि बच्चा कि तुम्हें मेडिकल के जितने टफ भी क्वेश्चन है वो भी बने और इजी भी बने। बहुत सारे टीचर होते हैं इजी इजी पढ़ा दिया क्योंकि तुम्हें समझाना है, तुम्हें समझ में आ गया, इजी पढ़ा दिया, हो गया। लेकिन बेटा डिफिकल्ट लॉजिकल अगर क्वेश्चन आता है तो तुमसे नहीं बनते। हाँ, तो मुझे मालूम है कि मैं टफ पढ़ाता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं कि एग्जाम पेपर में बेटा तुम्हारा थिंकिंग अलग हो, कि तुम एक क्वेश्चन देखे तो तुम कंफ्यूज, सर ये वाला तो सर ने बताया ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन, बेटा एक भी क्वेश्चन छूट गया ना, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया तो तुम रेस से बाहर हो जाते। तुम्हें 100% अब बनाने क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटा तो समझो बेटा वो अब नहीं है कि सर हो तो जाएगा, नहीं बेटा, एक भी क्वेश्चन छूटने से तुम बहुत पीछे चले जाओगे। इसलिए कभी भी लूज मत लेना। कोई भी टीचर पढ़ाता है बेटा मैक्सिमम पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, वो आसान सा है। चलिए सर, हमें तो डीएनए का सर डबल स्टैंड पढ़ना था ना सर, आपने तो एक ही न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाया। चलो अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाते हैं ध्यान से। सर दूसरा न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगा? रूल एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का मतलब ऐसा बच्चा जो आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है, आपके एनसीईआरटी ने ऐसा फिगर बनाया। तो टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम पेपर में अगर आएगा ना तो एक में तो तुम इस तरह से बनाना और दूसरे में बेटा कॉपी को पलट देना, पलट करके फिर से इस तरह का शुगर बना दीजिएगा, वो हो जाएगा। एग्जाम में तो आता है, सीबीएसई के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोले ठीक है सर, बना दिया। चलो अब कार्बन को रिप्रेजेंट करें, तो यहां पर मैंने उल्टा बनाया ना, तो ये बेटा आपका कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5th पे जुड़ गया फॉस्फेट। 5th से जुड़ गया क्या? फॉस्फेट। 5th पे क्या जुड़ गया? फॉस्फेट। 5th पे क्या जुड़ गया? फॉस्फेट। बोले ठीक है सर, फॉस्फोडाइस्टर भी बना दूं ना? चलो बनाते। तो क्या बोला था, पहला न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन पे जो OH है वो फॉस्फेट से बाइंड कर जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर। देखिए फॉस्फोरिक एसिड ने 2 बार एस्टर बॉन्ड तैयार किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसे कहेंगे। ठीक है, अब दो चीज को बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, पहले वाले स्टैंड पे अगर बेटा एडेनिन है, क्या है? एडेनिन है, तो दूसरे स्टैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो बेटा रूल फिक्स है, वो थाइमीन होगा। अगर पहले वाले स्टैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन वाले, तो दूसरा पे बेटा फिक्स है कि थाइमीन वाला ही होगा। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। पहला एडेनिन है तो दूसरा थाइमीन है। अगर दूसरे पे गुआनिन है तो यहां फिक्स है ये साइटोसिन होगा। अगर पहले पे गुआनिन है तो दूसरे पे फिक्स है साइटोसिन होगा। बोले सर पहले पे अगर साइटोसिन है तो, बोला तो गुआनिन होगा। क्या बेटा एकदम ATGC याद रखते हैं ना, एट गाजियाबाद कॉलेज याद रख लो, एट ए जब भी वो बाइंड करेगा T से, और G का हमेशा पार्टनर होगा C। क्रॉस मत कर दीजिएगा, ए सर C से करेगा, नहीं करेगा, ए सर G से करेगा, नहीं करेगा ना। ये बेटा हम लोगों ने निकाला है चारगाफ नाम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। देखते क्या है चारगाफ। सर यहां पर T है तो सर क्या होगा? ए होगा। यही तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। सर अभी तो आपने बोला था रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एक प्यूरिन है तो पिरिमिडिन से बाइंड कर, अरे यही हो रहा है। यहां थोड़ा सा बेटा गौर कीजिए, एडेनिन क्या होता है? सर एडेनिन तो प्यूरिन होता है, सामने में किससे बाइंड किया?
थाइमीन से, पिरिमिडीन ही तो है, एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन से ही तो बाइंड किया। सर यहाँ पर जी है, तो जी क्या है सर, जी तो प्यूरीन है। सर सी से बाइंड किया, सी क्या है, पिरिमिडीन है। तो एक प्यूरीन है तो जब भी बाइंड करेगा वो पिरिमिडीन से ही तो बाइंड कर रहा है। सर टी है, थाइमीन है, तो एक पिरिमिडीन है, किससे बाइंड किया, एडेनिन से। क्या है वो, प्यूरीन है। यही तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी एक प्यूरीन होगा तो पार्टनर पिरिमिडीन होगा, और उसमें भी फिक्स है, एडेनिन है तो थाइमीन, गुआनिन है तो साइटोसिन। चलिए ठीक है, बोले सर आपस में कैसे जुटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वाले पे अगर एडेनिन है तो दूसरे स्टैंड पे फिक्स है थाइमीन होगा, और आपस में बच्चा लोग जुटा रहेगा बहुत ही एक वीक बॉन्ड से, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटेगा। एडेनिन पहले स्टैंड पे है तो दूसरे स्टैंड पे फिक्स है थाइमीन होगा, और आपस में बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे होंगे जिनका नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए डैश से लिखिएगा। बेटा जोश में ऐसे लिख देते बहुत बच्चे, तो ये बेटा जोश में लिख दिया ना, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, इसलिए आपको डॉटेड लाइन से लिखिएगा, अच्छी चीज है। और भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जोश में ऐसे मत लीजिएगा ए इक्वल टू टी, मेरे तरह टीचर रहेगा 0 मार्क्स दे देगा। बेटा ए और टी कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ी जुड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो केमिस्ट्री में पढ़ना है, मेरा नहीं टॉपिक। सर जी और सी कैसे जुटेगा, सेम, लेकिन रूल चेंज है, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यानी मजबूत होगा। 3 मतलब मजबूत, 2 मतलब वीक। जी जब भी जुटेगा सी से तो आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना पड़ेगा डॉटेड लाइन से, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी दिखाया है, अब एनसीईआरटी को फॉलो तो करेगा। बोला सी है तो जी से जुटेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सर टी है तो ए से जुटेगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। आ गया समझ में। तो ये बच्चा आपको रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और कहीं पर गड़बड़ मत कर दीजिएगा, कहीं पर गड़बड़ मत कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को फिर से एकदम क्लियर कर दूं, अगर ये डीएनए का एक चेन है, इस पे पहला नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, तो एडेनिन में 2 रिंग है ना, तो दूसरा वाला जो स्टैंड होगा उस पे थाइमीन ही होगा, एक रिंग वाला पिरिमिडीन है। थाइमीन कैसा है, पिरिमिडीन है। पहले रिंग पे अगर सर साइटोसिन आ जाए, चलो साइटोसिन आ गया, तो साइटोसिन तो पिरिमिडीन है एक रिंग वाला, तो उसका जो पार्टनर होगा वो गुआनिन होगा, वो तो सर प्यूरीन है 2 रिंग वाले। कहीं भी बच्चा 2 प्यूरीन नहीं बाइंड करेंगे, बताया था। इसलिए डीएनए में हमेशा देखिए जो उसकी मोटाई है, थिकनेस है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लिखेगा सर 2 एडेनिन हो गए और 2 गुआनिन हो गए, ऐसा दिखता है क्या, नहीं दिखते। 4 रिंग हो जाएंगे तो बेटा मोटा हो जाएगा, स्टेबिलिटी हट जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, ये किसने बताया, ये एक साइंटिस्ट थे चारगाफ। चारगाफ इन्होंने ढेर सारे डीएनए पे रिसर्च किया, ढेर सारे डीएनए पे रिसर्च किया, बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाला, उन पे रिसर्च किया। उन्होंने एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट दिया कि देखो डीएनए मैंने देखा, बोले हाँ जितने एडेनिन दिखते हैं मुझे उतना ही थाइमीन दिखता है। जितने एडेनिन है, अगर बेटा एडेनिन 20% है तो थाइमिन भी 20% होगा, अगर गुआनिन 30 है तो साइटोसिन भी 30 होगा ना। उन्होंने बोला जितना अमाउंट एडेनिन का है उतना थाइमिन का, जितना गुआनिन का उतना साइटोसिन का। तो मैं एक रूल निकाल दिया, इसका मतलब है ए प्लस, ठीक है, यहां पर देखिए ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। ध्यान से देखो, जितना एडेनिन है उतना थाइमीन, जितना गुआनिन है उतना साइटोसिन होगा। और एडेनिन और गुआनिन क्या है, एडेनिन और गुआनिन क्या है, तो ये बच्चा प्यूरीन है। थाइमीन और साइटोसिन क्या है सर, पिरिमिडीन है, तो जितना प्यूरीन होगा उतना पिरिमिडीन भी मिल गया। यही चारगाफ रूल है। इसलिए क्वेश्चन आएगा ए प्लस
जी बाई टी प्लस सी कितना होगा एक डीएनए में? बोले सर बहुत आसान क्वेश्चन है, जानते हो कितना होगा? आपने बोला था जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। एडेनिन 18% तो थाइमिन भी 18%, और जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ये तो फिक्स है ना, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये आपको याद रखना है, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो इस पे एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अभी आपको डबल स्टैंडर्ड मैंने बताया भी, और वहां पास एडेनिन का परसेंटेज 18% है, 18% एडेनिन है, तो मुझे साइटोसिन का परसेंटेज बताइए। हमने द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, तो आपका आंसर होगा, कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? तो पहले रूल से सीख लीजिए। कोई भी डीएनए उसमें 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड होंगे, ए होगा, जी होगा, टी होगा, सी होगा। दुनिया का कोई डीएनए हो यही 4 न्यूक्लियोटाइड तो होंगे, ए, जी, टी और सी, यही चारों मिलकर के तो 100% बनाएंगे ना, पांचवा तो कोई होता नहीं। बोले हाँ, और एडेनिन अगर 18% है, ठीक है, तो मुझे बेटा निकालना है किसका? साइटोसिन का। सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर एडेनिन 18% है, गुआनिन को छोड़ दीजिए, मुझे नहीं मालूम, तो थाइमीन भी तो बेटा 18 ही होगा। जितना एडेनिन होता है उतना ही तो परसेंटेज थाइमीन का होता है, तो यानी थाइमीन भी 18% होगा। और मुझे सी का निकालना है। सर कैसे निकलेगा? थोड़ा लॉजिकल सोचना। जितना परसेंटेज गुआनिन का होगा वही परसेंटेज साइटोसिन का होगा, जितना गुआनिन है उतना ही साइटोसिन है। अब सोचिए, ठीक है, अब सोचिए 18% एडेनिन है, 18% एडेनिन है, गुआनिन कितना होगा? जितना साइटोसिन होगा, तो गुआनिन इज इक्वल टू साइटो सी, गुआनिन का परसेंटेज सी के इक्वल, प्लस 18 प्लस इक्वल टू 18%, 100%, 8%। तो सी का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, सी का वैल्यू यहां से कैलकुलेट, 100 माइनस 36/2, ठीक है, ऐसे निकालना है। लेकिन आपको एग्जाम में इतना थोड़ी दिमाग लगाना है, आपको लॉजिकल सोचना है। इस क्वेश्चन को मैं विद इन सेकंड बनाने का रूल बता देता हूं, एकदम लॉजिकल रहना। डीएनए में 18% कौन है? एडेनिन। थोड़ा लॉजिकल रहना, 18% एडेनिन है तो थाइमिन भी 18 होगा। अगर एडेनिन 18% है तो तुम लॉजिकल सोचो, थाइमिन भी 18%, कितने हो गए बेटा? 36% हो गए। बचे कितने? 36% एडेनिन और थाइमिन है, तो बाकी बेटा 64 गुआनिन और साइटोसिन होगा। यानी 36 इन लो है तो 64 उन लोग दोनों होंगे, और उन लोग भी आधा आधा होंगे, यानी 64 में 32 होगा साइटोसिन और गुआनिन होगा 32। हो गए, निकल गया आंसर। कोई डिफिकल्ट है? एकदम इजी है। अब फटाफट एक और क्वेश्चन बना लो, फटाफट इस बार आंसर बताना। अगर एडेनिन का परसेंटेज 32% है तो बताइए थाइमीन कितना होगा, गुआनिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा? चलो फटाफट। अगर एडेनिन का परसेंटेज 32% है तो गुआनिन का परसेंटेज और साइटोसिन का, तीनों का परसेंटेज बताइए। एडेनिन 32 है, 32%, तो थाइमीन कितना होना चाहिए? इक्वल, जितना एडेनिन उतना ही थाइमीन, यानी थाइमीन भी 32%। बाकी कितने बचे? 32 और 32 कितना हो जाएगा? 64%। बचे कितने? 36। 36 में गुआनिन और साइटोसिन तो आधा आधा होंगे, तो 18 ये और 18 वो। आ गया समझ में? कोई गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी नहीं बना, एकदम आसान सा तो क्वेश्चन है। चलो एक और बना के फटाफट बताओ। चलो सभी लोग आंसर करना इस बार। एडेनिन जो है वो 28% है, तो मुझे बताओ थाइमीन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, गुआनिन कितना होगा? चलो फटाफट, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है।
अगर एडेनिन 28% है तो थाइमीन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, गुआनिन कितना होगा? एडेनिन 28%, तो थाइमीन कितना होगा? थाइमीन का परसेंटेज कितना होगा? 28, सेम होगा। तो 28 और 28 कितने हो गए? 56, 56%। 56 में से 100 में से 56 घटा दो, कितने हो गए? 100 में से 56 को घटा दो, 44। 44 में साइटोसिन और गुआनिन आधा आधा होंगे, यानी 22। 22 हो गया आंसर, हो गया आंसर, हो गए 22 और 22। चलो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर, ध्यान से सुनना, अगर मैंने एडेनिन का परसेंटेज, ठीक है, 18% कर दिया, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग थाइमीन भी 18 हो जाएगा, 36। साइटोसिन कितना हो जाएगा? ठीक है, 32%। और गुआनिन कितना हो जाएगा? 32%। ये डाटा आपको गिवन रहेगा, ये डाटा आपको गिवन है। बोले ठीक है सर। अब आपको बताना है, अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, रूल नंबर 1, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंड का है। अब आपको बताना है कि पहला किनका रेशियो 1 आएगा। मैं 5 ऑप्शन दे रहा हूं और आपको बताना है किसका रेशियो 1 आएगा, उस पर टिक आउट करना है। ये डाटा गिवन है। एक डीएनए, एडेनिन 18 है तो आपने थाइमिन भी 18 होगा, गुआनिन और साइटोसिन भी 32 होगा। अब बताइए कि अगर प्यूरीन बाई पिरिमिडीन, पहला ऑप्शन है प्यूरीन बाई पिरिमिडीन, क्या रेशियो बच्चा लोग? प्यूरीन बाई, ठीक है, क्या बेटा 1 होगा? पहला ऑप्शन। दूसरा, गुआनिन बाई साइटोसिन, दूसरा ऑप्शन, 1 होगा। थर्ड ऑप्शन, ए प्लस जी बाई टी प्लस सी, क्या 1 होगा? और फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, टी प्लस सी बाई ए प्लस जी, क्या 1 होगा? और फिफ्थ ऑप्शन, ए प्लस टी, ए प्लस टी बाई जी प्लस सी, क्या 1 होगा? सिक्स्थ ऑप्शन, जी प्लस सी बाई ए प्लस टी, क्या 1 होगा? चल फटाफट, बहुत ही आसान सा मैंने क्वेश्चन दिया है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डाटा ऊपर में गिवन है, और पहला क्या आपको लगता है प्यूरीन बाई पिरिमिडीन का रेशियो 1 होना चाहिए? फटाफट पहला बताओ, फर्स्ट का रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा? चलो फटाफट, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला है। मैंने क्या बोला, अगर ये चैप्टर गोल हुआ तो भाई बायोटेक नहीं समझ में आएगा, आगे में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फिर भूल जाओ, फिर आप बाद में करते रहना ह्यूमन प्रोजेक्ट और फिंगरप्रिंटिंग, तो बहुत दूर की बात है, वो सब तो बेटा बहुत दूर की बात है। अगर ये सब तो बहुत बच्चों वाले, ये तो 11th में सिखाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन, क्या प्यूरीन बाई पिरिमिडीन, देख लो प्यूरीन कौन है, एडेनिन इज अ प्यूरीन, ठीक है, गुआनिन इज अ प्यूरीन, तो 18 प्लस 32 50, और थाइमीन प्लस साइटोसिन ये पिरिमिडीन है, ये भी बेटा 50। तो याद रखिएगा, जितना प्यूरीन होते हैं उतना ही पिरिमिडीन होता है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो 50% प्यूरीन होगा और 50% पिरिमिडीन होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो जितना प्यूरीन उतना ही पिरिमिडीन, दोनों इक्वल है तो 50-50 होंगे। तो पहला ऑप्शन 1 करेक्ट। क्या जी बाई सी इक्वल 1 होगा? जितना जी है 32 गुआनिन तो 32 साइटोसिन इक्वल टू 1, जी बाई सी इक्वल टू 1। चलो थर्ड, ए प्लस जी बाई टी प्लस सी, चलो कैलकुलेट करके देख लो, ए कितना है 18, जी कितना है 32, 18 प्लस 32 50, थाइमीन कितना है 18, साइटोसिन कितना है 32। आंसर, या ऐसे बना लो,
A इक्वल टू T, G इक्वल टू C, आंसर 1। चलो फोर्थ, A इक्वल टू T, G इक्वल टू C, आंसर 1 ना। लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो सभी बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो सभी बच्चे से गड़बड़ होता है, आप भी गड़बड़ करते, क्योंकि जो उसमें आपको लगता है सब कुछ रेशियो 1 आता है, नहीं। अब A प्लस टी बाई जी प्लस सी देखिए, यानी A प्लस टी, ए कितना है 18, T कितना है 18, तो 18 प्लस 18, A प्लस टी 18 प्लस 18 और G प्लस सी 32 प्लस 32, क्या बच्चा आपको 1 दिखता है? 36 बाई 64 आपको कभी लाइफ में 1 दिखता है क्या? A प्लस टी, ए कितना है देख लो यहां 18, T कितना है 18, 36, G प्लस सी 32 प्लस 32, क्या बेटा इक्वल टू 1 आता है? नहीं आता। इट इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज कॉल्ड बेस रेशियो। याद रखना, ये रेशियो बेटा इक्वल नहीं आएगा 1 के, इसी को आप कहते हैं बेस रेशियो। तो बेस रेशियो इज इक्वल टू A प्लस टी बाई जी प्लस सी। ये सभी स्पीसीज का ये जो रेशियो जो आएगा, हर स्पीसीज का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेस रेशियो होगा वो बेटा उनकी पहचान है। हर ऑर्गेनिज्म का बेस रेशियो फिक्स्ड होगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग मैं, मेरे अंदर में बेस रेशियो निकालिएगा तो बेटा आएगा 1.53 1.52 1.52। हर इन ऑर्गेनिज्म का, डॉग का ले लीजिए, रैट का ले लीजिए, प्लांट का ले लीजिए, ठीक है, मैंगो का ले लीजिए, दुनिया में जो भी स्पीसीज है उनके अंदर जो बेस रेशियो होगा वो बच्चा क्या होगा? वो कांस्टेंट वैल्यू होगा। उस स्पीसीज के जितने मेंबर है उनके अंदर में वही रेशियो पाया जाएगा। इसी को कहते हैं बेस रेशियो इज कांस्टेंट फॉर ईच स्पीसीज। प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरिया वाले ग्रुप में बेस रेशियो लेस देन 1 आएगा, ये गांठ बांध लीजिए। और जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर मोर देन 1 आएगा। जो यूकैरियोट्स है उसमें 1 से ज्यादा और प्रोकैरियोट्स में 1 से कम आएगा। जैसे इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उनके अंदर बेस रेशियो क्या आएगा? 1 से कम आएगा। इकोलाई के अंदर में निकालिएगा, इकोलाई के अंदर में निकालिएगा तो उनके अंदर आएगा 0.93, 1 से कम हो गया ना। अगर ह्यूमन बीइंग आपके अंदर निकाला जाए, आप क्या हो, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स? सर हम तो यूकैरियोट्स, 1 से ज्यादा आएगा, आंसर होगा 1.52। तो ये हर ऑर्गेनिज्म का, हर स्पीसीज का ये जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो आपको ये वाला पॉइंट को बहुत ध्यान से सीखना है। बेस रेशियो में बच्चा गड़बड़ करके आता है, ठीक है, जो उसमें पढ़ा सबका 1 1 1 याद कर लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा। मेरे अंदर बेस रेशियो क्या, बेस रेशियो है क्या? पहले A प्लस टी बाई जी प्लस सी। मेरे अंदर में बेस रेशियो क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। इसके मतलब है कि मेरे अंदर एडेनिन और थाइमीन का अमाउंट ज्यादा होगा। एडेनिन और थाइमीन ज्यादा होंगे, एटी वाले ज्यादा होंगे और जीसी वाले कम होंगे। मेरे अंदर में A प्लस टी यानी एडेनिन और थाइमीन वाले पेयरिंग जो हो रहा है वो ज्यादा अमाउंट में होगा और G और C वाले क्या होंगे? कम अमाउंट में होंगे। और बैक्टीरिया का देखो, A प्लस टी बाई जी प्लस सी क्या होगा? मोर देन 1 आएगा। इसका मतलब है लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब है उनके अंदर G प्लस सी ज्यादा होंगे और A प्लस टी कम होगा, तभी तो लेस देन 1 आएगा, तभी तो लेस देन आएगा। G प्लस सी ज्यादा है और A प्लस टी कम। अब ध्यान से, अगर मैंने बोला कि मान लो एक साइंटिस्ट ने एक वायरस को डिस्कवर्ड किया, एक साइंटिस्ट ने एक वायरस को डिस्कवर्ड किया,
और उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें एडेनिन का जो परसेंटेज है वो है आपका 32%। ठीक है, और थाइमीन का जो परसेंटेज है, थाइमीन का जो परसेंटेज है वो है बेटा आपके 18%। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने बताया कि मैंने जो वायरस डिस्कवर्ड किया एडेनिन 32 है और थाइमीन 18 है। अब पूछेगा कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल वो क्या हो सकता है, क्या वो डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, क्या वो बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, क्या वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं, या वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। तो पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना है, रूल को सीखना है। पहले मैंने अभी तुम्हें जो भी पढ़ाया वो चारगाफ रूल था। मैंने जो भी अभी क्लास में पढ़ाया वो क्या था, आंसर चारगाफ रूल। चारगाफ रूल सिंपल लैंग्वेज में कहता है कि जितना परसेंटेज एडेनिन का है उतना ही थाइमीन का है, जितना गुआनिन का है उतना ही साइटोसिन का है। इसका मतलब है कि एक जो डीएनए का स्टैंड है, यहां पर एडेनिन है, तो डीएनए का जो दूसरा स्टैंड होगा वहां पर थाइमीन होगा, तभी तो दोनों इक्वल हैं। एक स्टैंड पे अगर गुआनिन है तो दूसरे पे साइटोसिन है, पहले पे थाइमीन है तो दूसरे पे एडेनिन है। इसका मतलब दोनों एग्जैक्टली इक्वल कैसे हो सकते, यानी कि स्टैंड का चक्कर है, एक पे एडेनिन तो दूसरे पे थाइमीन, एक पे गुआनिन तो दूसरे पे साइटोसिन, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के, इसलिए दोनों का अमाउंट इक्वल है। तो चारगाफ रूल वही फॉलो करेगा पूरे बायो में। चारगाफ रूल वही फॉलो करेगा जिसमें दो स्टैंड हो और वो कॉम्प्लीमेंट्री का रूल फॉलो करे, जिसमें दो स्टैंड हो, यहां पर ए हो तो यहां पर टी हो, दो स्टैंड हो तभी तो वो दोनों एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी तो परसेंटेज इक्वल होगा। लेकिन जो आरएनए होता है, ये तो आपको मालूम है, जो आरएनए होगा वो सिंगल स्टैंड होगा। देखिए, तो यहां पर एडेनिन है, ठीक है, यहां पास गुआनिन है, गुआनिन है, गुआनिन है, गुआनिन है, और यहां पास बच्चा एक एडेनिन है। आरएनए तो सिंगल स्टैंड है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, डबल स्टैंड तो है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो बनाएगा नहीं। तो क्या यहां पास जी का अमाउंट सी से इक्वल होगा? बोले सर ये तो सिंगल स्टैंड है सर, कोई भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन नहीं होते सर, यहां तो यूरासिल होता ना। यहां देख लो बेटा, एक ही यूरासिल, यानी अगर कोई सिंगल स्टैंड है तो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री तो बनेगा नहीं, तो दोनों का अमाउंट इक्वल नहीं आएगा। तो चारगाफ रूल केवल तभी वैलिड है जब दो स्टैंड हो और दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करे। इसलिए अगर कभी गलती से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया, कभी कभी डीएनए सिंगल स्टैंड होता है, तो आंसर कर दीजिएगा ए सिंगल स्टैंड है तो कॉम्प्लीमेंट्री तो शो करेगा नहीं, तो चारगाफ को फॉलो नहीं करेगा। तो जो चारगाफ का रूल है केवल और केवल वैलिड है जहां पर स्टैंड दो हो, यानी कि अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री रूल चलेगा, चारगाफ फॉलो होगा। जहां पर आरएनए अगर डबल स्टैंडर्ड आ जाए, कुछ जगह कुछ वायरस में आरएनए डबल स्टैंड देखे गए, तो डबल स्टैंड देखे गए तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होगा, तो चारगाफ के रूल फॉलो करेंगे। और जो भी सिंगल स्टैंड है, कुछ वायरस है जिसमें डीएनए सिंगल स्टैंड वाला फॉलो नहीं करेगा। तो ये अपने एनसीईआरटी बुक में मेंशन कर लो, हाँ, जो एग्जाम में आएगा अपने एनसीईआरटी में ये लिख लो। जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, चारगाफ रूल इज ओनली वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, जहां पर दो स्ट्रैंड हो तभी कॉम्प्लीमेंट्री का रूल चलेगा।
तभी वो 4 ग्राफ को फॉलो करेंगे। एडेनिन इक्वल टू थाइमीन और गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन। जहां भी सिंगल स्टैंडर्ड आएगा ना, तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री का रूल फॉलो नहीं करता, तो वहां पर 4 ग्राफ रूल वैलिड नहीं होगा। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक साइंटिस्ट ने, अब सोचो क्वेश्चन को, एक साइंटिस्ट ने एक वायरस को डिस्कवर्ड किया और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है नहीं पता, आरएनए है, डीएनए नहीं पता मुझे। उसने बोला कि एडेनिन का जो परसेंटेज है वो मान लो 36% है और यूरासिल का परसेंटेज जो है 12% है, 12% है। तो मुझे बताइए इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। देखो ध्यान से, ये क्या 4 ग्राफ रूल को फॉलो कर रहा है। पहला क्वेश्चन, सर इसमें यूरासिल है, सर ये तो यानी डीएनए नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो कट। सर यहां पर यूरासिल हो गया ना, यूरासिल तो आरएनए में होता है। तो 4 ऑप्शन थे, 2 डीएनए से, 2 आरएनए से। आरएनए वाले ऑप्शन गलत हो गए, क्यों? क्योंकि डीएनए में यूरासिल नहीं होता, यानी कि फिक्स है कि इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। सर आरएनए तो 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंडेड और एक सर डबल स्ट्रैंडेड। अब बताओ कौन वाला है। अगर 4 ग्राफ को फॉलो करता तो जितने एडेनिन होते तो उसका पार्टनर यूरासिल बनता ना। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होते हैं, तो जितना एडेनिन होता उसका पार्टनर कौन होता है, यूरासिल होता। इक्वल अमाउंट होते। तो यहां कितने, 36 और यहां कितने, 12। इसका मतलब है 4 ग्राफ को फॉलो नहीं किया, कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो नहीं हुए, यानी कि वो सिंगल डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो आंसर करके आइएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो मेरे में से अब कोई ऐसे गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से बाउंस कर रहा है? चलो पहले थोड़ा सा हैंड रेस करो, पता नहीं तुम लोग पढ़ते तो जा रहे हो, कितना समझ में आ रहा है मुझे तो नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो चलो डीएनए से रिलेटेड हम लोग, मैंने बोला ना बड़ा टॉपिक है, डीएनए पे बहुत सारी बातें करना पड़ेगा, डीएनए बहुत डिटेल में तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जाओ बच्चा, डॉक्टर ली का बुक उठाइए और स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चंस गिवन है, लगभग बेटा आज तुम इस टॉपिक से कम से कम 50 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर तुम्हारा एम बड़ा है, ठीक है, अगर केवल तुम्हारा एम बेटा बोर्ड क्वालिफाई करना है कि सर हमें 70% ला करके अपने घर वाले से बच जाना है, तो मोस्ट वेलकम बेटा, फिर से तुम्हें लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो तुम खुद से कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा एम बड़ा है कि लगता है कि तुम्हें आगे कुछ अच्छा करना है, तो गो टू द डॉक्टर अली का बुक बनाइए, या आप कोई मटेरियल को फॉलो करते हैं उससे बेटा क्वेश्चंस बनाइए। थ्योरी मैं सारा पढ़ा दूंगा, क्वेश्चंस आपको करना है। हाँ ठीक है, तो आज हम लोग यहां तक छोड़ते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे, फिर से डीएनए पे ही बात करेंगे, डीएनए बड़ा टॉपिक है।